tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 4 món phước tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 4 tham tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 4 sinh tạo lên tất cả tội. Những tội như thế đường vô biên não loạn, tất cả chúng sinh trong 6 đường này đây hộ địa đều xin xa mỗi này. नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मेरे मित्र भंवर जी मेघवंशी की एक नई किताब लॉन्च हुई है हाल ही में। अमेजन किंडल पर ये उपलब्ध है। तुम्हारा नाम क्या है वियतनाम, ये पुस्तक का टाइटल है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है अपनी वियतनाम यात्रा को लेकर। आपको बता दूं कि लेखक भंवर जी मेघवंशी और वैद्य हंसराज जी चौधरी ने मिलकर गत वर्ष एक यात्रा की वियतनाम की। 9 दिवसीय ये यात्रा थी और इस यात्रा वृतांत को जो है उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो अमेजन किंडल पर इस बुक को पढ़ें, और अगर आप देखना चाहते हैं वो जो पूरा वृतांत सुना रहे हैं उसके साथ में आप वहां के दृश्यों को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस यात्रा के जो हमारे सहयात्री थे वैद्य हंसराज चौधरी जी, एक दिन अचानक उनका फोन आया कि इस साल हम कंबोडिया चलते हैं। और मैंने उन्हें कहा कि आपका बहुत अच्छा विचार है, कंबोडिया बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन क्या हम इस साल वियतनाम चल सकते हैं? और उन्होंने पूछा कि क्या खास है वहाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि 3 चीजें हैं वियतनाम की जो मुझे वहाँ के लिए से आमंत्रित करती है या मुझे आकर्षित करती है। पहला जो नाम मैंने वियतनाम का सुना वो इस बात के लिए सुना कि एक ऐसा देश जो 21 साल तक अमेरिका, जो कि दुनिया का दादा बना हुआ है, उससे लड़ा और अंततः अमेरिका को 21 साल बाद वियतनाम छोड़ के उसकी सेना को भागना पड़ा 1975 में। तो मुझे लगा कि क्या जीवट है उस देश में कि दुनिया की महानतम शक्ति को उसने पराजित किया और भगा दिया। और दूसरा, जो देश 1975 में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि अमेरिका के साथ लंबे युद्ध से बहुत पहले से ही वो देश एक तरीके से कॉलोनी था अलग अलग लोगों की। 1000 साल तक वो चाइना के नियंत्रण में रहा। उसके बाद में वहां पर फ्रांस के लोग आ गए, फिर बाद में जापान ने कब्जा किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान वहां से निकल गया तो अमेरिका ने वहां पर आकर के अपना सारा हथियार और तमाम तरह की चीजें, और अमेरिका के साथ जो युद्ध था उसको अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बहुत भयानक युद्ध है। तो अमेरिका के साथ जो युद्ध है वो काफी भयावह युद्ध है, क्योंकि थल और नभ और जल तीनों तरफ से उस देश पे आक्रमण हुए। और जब वियतनामियों के हौसले तोड़ नहीं पाया अमेरिका, तो उसने मानवता के विरुद्ध जो अपराध किया, ऑपरेशन एजेंट ऑरेंज चला करके आसमान से इतना सारा केमिकल हर्बिसाइड वगैरह बरसाया उन्होंने कि पूरा जंगल विनाश हो गया, पूरी खेती बर्बाद हो गई, और उनकी 3 पीढ़ियां आगे की शारीरिक रूप से विकलांग चुनौतीपूर्ण पैदा हुई। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो इतनी भयानक स्थिति में जो देश रहा, वो देश 1975 से बाद में जब उठ के खड़ा हुआ, तो हमारे एक प्रिय लेखक हैं जितेंद्र भाटिया, वो अपने एक यात्रा वृतांत में लिखते हैं कि वियतनाम फिनिक्स पक्षी सी धरती है। एक मिथ है कि फिनिक्स जो होता है उस पक्षी में ये गुण होते हैं कि वो जल करके राख हो जाता है और अपनी ही राख में से फिर उठ के खड़ा हो जाता है। अब वो फिनिक्स ऐसे तो नहीं कहीं पाया जाता, विज्ञान शायद उसको मान्यता भी नहीं देता होगा, लेकिन कहानियों में, कथानकों में, मिथकों में वो जिंदा है। तो एक राख हुआ देश फिर उठ के खड़ा हुआ। दूसरा, वो एक ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क की धरती रहा जिसका नाम तिक न्यात हन, जो माइंडफुलनेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और गौतम बुद्ध की सबसे सुंदर उपन्यास के रूप में एक जीवनी है जय जय चरण परे गौतम के, वो उसके लेखक तिक न्यात हन भी वियतनामी भिक्षु थे। तो ये भी एक आकर्षण था कि हन की धरती पर जाने का। और हो ची मिन जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में वी सेल फाइट वी सेल विन, हो ची मिन एक नारा लगाया जाता है। तो कई कारण थे, और वैसे भी बहुत खूबसूरत धरती है। आप अगर पर्यटन के लिहाज से देखेंगे तो कुछ इन हाल के सालों में ज्यादातर लोगों की डेस्टिनेशन जो है वो वियतनाम रहती है, और वो बहुत पसंद किया जाता है। शांत, सभ्य, सुसंस्कृत लोगों का देश, बहुत सुंदर देश, छोटा सा देश, और सबको
उम्मीद जगाने वाले देश के रूप में। तो ऐसे हमारी बातचीत में तय हुआ कि हम वियतनाम जाएंगे। वियतनाम का वीज़ा मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, तो बहुत सरलता से चीज़ें हो गई। वैसे तो वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ, लेकिन हमने चूँकि हॉलीडे टूर के ज़रिए जो उदयपुर का है उसके ज़रिए इस पूरी चीज़ को किया। हंसराज जी के भतीजे अजय चौधरी ने ये सारा सब कुछ किया। हालांकि उससे पहले हमने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से भी बातचीत किया और उनके जो वहाँ पर बंदे हैं वियतनाम में उनसे भी चर्चा की और उनसे ही पता किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको देखा जाना चाहिए। तो उससे पता चला कि हनोई, दानांग और हो ची मिन सिटी ये 3 जगह हैं जिनको अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। तो ये तय हुआ। और तीसरा जो मुख्य आकर्षण था वो ये था कि इसी साल 30 अप्रैल को उनके अमेरिका को हराने का और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण का, पुनर्मिलन का 50वां सालगिरह था। तो हमने सोचा कि इस मौके पर अगर जाया जाए तो उस देश को भी देखा जाए, देश की खूबसूरती को भी देखा जाए और देश के निवासियों को भी देखा जाए। तो ये दोनों कारणों की वजह से ये तय हुआ और फिर हम लोग 22 तारीख को निकले। अजमेर रुकते हुए 22 की शाम में हमारा फ्लाइट था और फाइनली दिल्ली से वियत जेट की उड़ान से हम 23 अप्रैल की सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए हनोई। हनोई बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहां पहुंच करके हमने कुछ थोड़ा सा आराम किया होटल में, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि हमारा जो गाइड आने वाले थे, गाड़ी जो लेने आने वाली थी, उसमें थोड़ा वक्त था और हमारे को बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। हम तो बस निकल पड़ना चाहते थे। तो हम पैदल ही चले अपने होटल से और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ट्रेन स्ट्रीट था। और ट्रेन स्ट्रीट क्या है कि हनोई शहर के बीचों बीच से एक ट्रेन गुजरती है और उस ट्रेन का गुजरना भी एक इवेंट है, क्योंकि पटरी के दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है और वो ट्रेन ऐसे आती है जैसे कोई पानी का रेला सड़क पे होके गुजर गया हो वैसे। तो तब तक के लिए लोग एक तरफ होते हैं, बाकी टाइम में ट्रेन की पटरी जो है वो लोगों के मनोरंजन की जगह है। तो पटरी पे लोग चल रहे हैं, लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, लोग वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, बातें हो रही है। आप पटरी के इस किनारे पे देखेंगे तो कोई कॉफी हाउस है, थोड़ा आगे देखेंगे तो कोई बार है, इधर कोई रेस्टोरेंट है, कोई उधर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। और उस पटरी पे बेचने वाले लोग आ रहे हैं, रेडे खोमची वाले जैसे लोग होते हैं, अपने गले में लटका करके कोई न कोई सामान लेकर के आ रहे हैं और वो बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पटरी पे बाजार, एक तो शहर में ट्रेन का इस रूप में आना और उस ट्रेन का गुजर जाना, और जब ट्रेन आई तो उसके ठीक पहले हम लोग उस पर थे। और मुझे याद है कि हंसराज जी उस समय वहाँ खड़े थे और जैसे ही ट्रेन के लिए उन्होंने जगह दी और गुजरी ट्रेन, तो उन्होंने कहा मैंने ट्रेन को रास्ता दिया। तो मतलब बहुत मज़ेदार था और ट्रेन गुजर गई कुछ ही पलों में। उसके बाद फिर से मार्केट सज गया, बहुत सुंदर अनुभव था वो फिर किया हमने। और उसके बाद हम पहुँचे वहाँ की राष्ट्रपिता के रूप में जिस नायक को, नेता को जानते हैं, हो ची मिन की समाधि पर। और हनोई शहर में ही हो ची मिन का स्मृति का जगह है, समाधि है। और उनकी मृत्यु के बाद वियतनाम के लोगों ने उनके देह को संरक्षित कर दिया और उसका किसी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं किया। तो हो ची मिन की समाधि पर उसका दीदार कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम उनकी आज़ादी के एक हफ्ते पहले, उत्सव के एक हफ्ते पहले पहुंचे हैं, तो लाल झंडा और उसमें एक सितारा जो वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है, वो राष्ट्रीय झंडा हर जगह पर लालों लाल हो रखा था। कहीं जाएं आप, दुकानों पे जाएं, मार्केट में जाएं, किसी मॉन्यूमेंट पे जाएं, कोई पर्यटन की जगह पे जाएं, हर तरफ लाल लाल लाल। तो हो ची मिन जो कि महानतम कम्युनिस्ट नेता थे वहाँ के, और वहाँ के करेंसी पर हो ची मिन का फोटो आप देखते हैं, तो वो हमने उनका समाधि पे गए। हालांकि हम पहुँचे तब तक वो समाधि के दर्शन का समय समाप्त हो चुका था, तो हमको बाहर से ही देखना पड़ा।
और हमारी जो गाइड थी उसने मजाक में कहा कि हो ची मिन चाहते हैं कि आप दोबारा वियतनाम आए। फिर हमने उनका ऑफिस देखा, जहां वो रहते थे, वो सारा सब कुछ देखा और फिर आगे बढ़े हम लोग और फिर वन पिलर पगोड़ा गए हम। पगोड़ा जो है वहाँ मोनेस्ट्रीज है या हम जिसको टेम्पल कह सकते हैं, मठ, उनको पगोड़ा कहते हैं वो लोग। तो ये 11वीं शताब्दी में बना हुआ वन पिलर पगोड़ा, यानी एक ही पिलर पर वो बना हुआ। और आश्चर्यजनक रूप से वहां पर हमने बुद्ध की, लेडी बुद्धा की प्रतिमा देखी। बुद्ध के अलग अलग रूप देखते हैं हम, बाल लेकाल से लगा करके उनके साधना के समय, एनलाइटेंड होने के बाद का टाइम, मतलब सिद्धार्थ से लगा करके गौतम बुद्धा तक हम अलग अलग रूप देखते हैं। लेकिन वहां हमने बुद्धा को एक महिला के रूप में देखा। और एक और चीज वहां नोटिस किया हमने कि वहां पर बुद्धिज्म का पंचशील का झंडा और कम्युनिज्म का जो लाल सितारे वाला लाल झंडा है वो एक साथ लगे हुए थे। एक लाइन इस झंडों की, एक लाइन। तो कम्युनिज्म और जो साम्यवाद है उसको आप साथ साथ ऐसे देखते हैं। और वहाँ के जनजीवन में भी वो है। तकरीबन 16% से ज़्यादा आबादी जो है वहाँ की वो घोषित रूप से बुद्धिस्ट हैं। बड़ी संख्या में ताओ को मानने वाले प्रकृति पूजक लोग भी हैं और कई वहाँ नास्तिक लोग भी हैं, क्योंकि एक समाजवादी साम्यवादी कंट्री है तो वहाँ धर्म को उतनी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन लोगों के जीवन मूल्य में धर्म बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, और उन्होंने वहाँ के सारे धर्मों के जो जगह हैं उन सबको संरक्षित किया, अच्छे से संरक्षित किया। बाद में हमने एक मस्जिद भी देखी वहाँ की, 1% मुस्लिम्स है वहाँ और 1% हिंदू भी है वहाँ पे। तो जो हमने मस्जिद देखी वो भी इतनी खूबसूरती से सजाई हुई मस्जिद थी। एक मंदिर भी देखा, वो भी बहुत खूबसूरत था। और ये ताओ के मोनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तो खूब सारी देखी गई। तो वो देखा, फिर हम आगे बढ़े और फिर हमने एक बहुत भव्य कैथेड्रल देखा जो पुर्तगीज लोगों ने बनाया था जब फ्रांस का वहां पर आधिपत्य था। तो उस समय क्योंकि अभी भी तकरीबन 10% आबादी जो है वहाँ वो क्रिश्चियन आबादी है और ये उस दरमियान कन्वर्ट हुए लोग जो हैं वो अभी क्रिश्चियन हैं। तो उस समय के चर्चेज वगैरह अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये करीब 400 साल पहले का इतना भव्य कैथेड्रल वहाँ देखने को मिला। ये हनोई का सबसे बड़ा चर्च है जो वो 6 मंजिला है और इसका अपना एक स्कूल है। ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं 6000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और ये 6 स्टोरी का चर्च है। और ये सामने मरियम की एक स्टैचू है और ये सभी दर्शनार्थी है यहाँ। और यहाँ फ़ोटो खिंचाने का बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट है ये। फिर वहाँ से हम लोग 11वीं शताब्दी की एक यूनिवर्सिटी गए जिसका नाम टेम्पल ऑफ लिटरेचर है। और हमारी गाइड ने बताया कि वहाँ पर आम वियतनामी लिटरेरी पर्सन होता है, उसको लिटरेचर से बहुत प्यार है, कहानियों से बहुत प्यार है। तो कहानियों में बात करते हैं, साहित्य में बात करते हैं। तो उस जमाने का बना हुआ भवन है, उसके अभी भी कुछ कुछ अवशेष वहाँ पर है। फिर हम अंदर गए तो हमने वो भी देखा कि किस तरीके से टीचिंग होती थी। हर एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए एक स्पेशल छोटा सा डोम बनाया जाता था, उसमें वो बैठते थे। वो ऐसे गोलाई में सारे डोम होते थे और बीच में टीचर होता था। तो वो टीचर एवरी टाइम हर एक के साथ, स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट रख सकता था, लेकिन एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था क्योंकि हर एक का ऐसे एक डोम था जिसका दोनों तरफ गेट खुले हुए थे, केवल ये इस तरीके से। तो मैंने और हंसराज जी ने एक एक डोम में बैठ करके थोड़ा पुरानी याद को देखा। फिर हमने ये देखा कि वहाँ उस जमाने के लगे हुए पत्थर शिलालेख हैं और हमने देखा कि उसमें वहाँ की स्थानीय भाषाओं में कुछ कुछ लिखा हुआ है। हमने अपनी गाइड से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ से ग्रेजुएट होकर के गए हुए लोगों के नाम है। तो हजारों लोगों के नाम 1000 साल 1100 साल पहले के वहाँ पर आज भी लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आगे वो गए उस जमाने में ज्ञान के परिक्षेत्र में। तो ये देख
करके बहुत बहुत सुंदर लगा। और वहाँ के प्रति इतना लोगों का लगाव है कि छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है कि शायद वो 5-6 साल के बच्चे होंगे, अभी स्कूल जाना ही शुरू किया होगा उन्होंने, उनको बाकायदा आपकी जो कॉन्वोकेशन में जो ड्रेस पहनाई जाती है दीक्षांत में, वैसा वो टोपा और काला वाला पूरा गाउन पहना करके और उन बच्चों को वहाँ पर अभिभावक लाते हैं। और एक तरीके से वो अपनी शिक्षा की शुरुआत करने से पहले वो वहाँ आकर के, और वो इतने सुंदर लगते हैं बच्चे, जब इतने छोटे बच्चे आप उनको देखते हैं कि भाई ये अभी दीक्षांत समारोह से जा रहे हैं। तो हमने वो सब देखा। वहाँ जो विभिन्न विद्वानों ने जिसको स्थापित किया, उनके विचार, उनकी फोटो, सब चीज़ें थी। उस जमाने का जो घंटा बजता था, वो बड़ा सा ढोल वहाँ पे रखा हुआ है, कई सारी चीज़ें उन्होंने सहेज करके रखी। और ये सब देखते हुए फिर हम उस शाम में फिर हम लौटे। तो हमने एक तरीके से हो ची मिन की समाधि को देखा, ट्रेन स्ट्रीट पर हम ट्रेन से रूबरू हुए, 1 पिलर पगोड़ा देखा, एक क्वान सू पगोड़ा और देखा बीच में, जो 15वीं सदी में हनोई में बनाया गया था। ये भी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और वहाँ ओम मणि पद्म हुम का चैंटिंग हो रहा था, जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा में वियतनामी में हो रहा था। Tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 4 món phước tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 4 tham tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 4 sinh tạo lên tất cả tội. Những tội như thế đường vô biên não loạn, tất cả chúng sinh trong 6 đường này lay hồ điện đều xin xa mỗi lại nước chúng con từ vô thủy nhân. Hoặc nhân 5 món chủ tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 5 món gác tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 5 món sa tạo lên tất cả tội, hoặc nhân 5. फिर चलते चलते शाम हो गई तो हम डोंग जुआन बाजार पहुंचे, जो वहाँ का हनोई का बाजार है। और बाजार की जो रौनक है, बाजार का अपना एक सब जगह होता ही है, वैसी ही रौनक थी वहाँ। और हम लोग घूमते हुए हमने एक रेस्टोरेंट देखा, इंडियन रेस्टोरेंट, और हम उसमें घुसे। संयोग से वो एक उड़िया बंदा उसको रन करता था। तो तंदूरी रोटी, दाल तड़का और ऑर्डर किया, भरपेट खाया। और फिर वहाँ से गए हम अंतिम जगह देखने के लिए। एक वन मियू लेक जो है वो हनोई शहर के बीचों बीच है, और वहां से ये गाड़ियां चलती है हनोई शहर का सिटी टूर करवाने वाली। तो उसको देखा, वहां पाँव पानी में रखे थोड़ी देर, और मजेदार तरीके से वहां गुजार के होटल आए और सो। तो एक अनुभव से गुजरे हम। जब होटल जा रहे थे, थोड़ी सी दूरी पर हमारे टूर गाइड ने हमको अपनी गाड़ी से उतारा और हम पैदल ही पहुंचे होटल। और होटल पहुंचने से पहले एक मोटरसाइकिल आकर के हमारे पास रुकी। एक और चीज जिसके तरफ हम ध्यान दे सकते हैं कि मोटर बाइक का देश कहा जाता है वियतनाम को। वहां के लोगों की पहली पसंद है मोटर बाइक। हीरो होंडा ने एक स्पेशल मोटर बाइक वहां के लिए डिजाइन की है। और आप जब सड़क पे चलते हैं तो आपको लगता है कि बाइक रैली आ रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में बाइक चलती है रोड पे। लोगों की पहली पसंद 4 व्हीलर वगैरह वगैरह नहीं है, उनकी पहली पसंद है बाइक। तो वहाँ की युवा आबादी हो चाहे कोई सी आबादी हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, ट्रांस हो, तो ये मोटरसाइकिल से पहुंचे एक सज्जन और गाड़ी रोकी उन्होंने और हमको कहा बूम बूम। और मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ब्लिंक हुआ। मैंने कहा ये शब्द तो सुना है, लेकिन कहाँ? और मुझे याद आया कि हाँ, ये हमने सुना है थाईलैंड में, बैंकॉक में, पटाया। ये क्या शब्द है? ये एक कोड वर्ड है। अगर आप प्रोफेशनली सेक्स वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं तो उसका ये कोड वर्ड है। और मुझे लगा अच्छा, ये यहाँ भी आ गया है मामला। तो खैर हमने उसको मना किया, लेकिन उसी रात फिर मैंने चर्चा किया, थोड़ा सर्च किया, और 2-1 दिन आगे हनोई में जब तक रुके तो और पता किया कि यहाँ क्या ये सब चीजें चल रही है। तो हाँ, वहाँ वेश्यावृत्ति तो प्रतिबंधित है, नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी, लेकिन वहाँ भी कहीं ढके छुपे ये हैं। और क्योंकि वहाँ पर काफी बार हैं, डांस बार हैं, डांस क्लब है, और स्पा और मसाज के बड़े सेंटर्स हैं, लेकिन वो बाद में हमको ये भी समझ में आया कि वो थाईलैंड के गोगो बार और नाइट क्लब से बहुत डिफरेंट है। लेकिन कहीं
कहीं न कहीं छोटी मात्रा में ही सही प्रोफेशनल सेक्स वर्क वहाँ भी चलता है, और ये उस बूम बूम की आवाज़ से हमको समझ में आया। वो रात हनोई में गुजरी, दूसरे दिन सुबह जगह जल्दी से तैयार हुए, और दूसरा जो दिन था वो हालोंग बे जाने का था। हालोंग बे समंदर है और वहाँ क्रूज में आप रात बिताते हैं। हालोंग बे बहुत खूबसूरत इलाका है। जब आप जाते हैं उसमें, ये जो सफ़र है करीब 1.5 से 2 घंटे का, और गाड़ियाँ बड़ी अच्छी है वहाँ जो ले जाती है। आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, आपको नहीं मालूम कि आपके ग्रुप्स में कौन होंगे। और हमारा पूरे वियतनाम के दौरान ये हुआ, हर दिन कोई ग्रुप बदल जाता था। किसी दिन चाइनीज, किसी दिन कोरियन, किसी दिन कोई और। एक शायद कोई दिन था जब एक आध इंडियंस हमको मिले, बाकी पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों के लोग मिलते रहे। तो ये जो गाड़ियाँ हैं बड़ी कंफर्टेबल हैं, आप इसमें बैठते हैं, और इसमें जो सीट है वो सीट में ही मसाजर है, बस ऑन कर दीजिए, पूरे 1.5 घंटे तक आपका मसाज चलता रहेगा, आप आराम से नींद निकालते हुए। तो पानी की बोतल देते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, और फिर आप आगे बढ़ते हैं, और बीच में एक जगह रोकते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा सीप, समंदर के सीपों का एक मार्केट आता है। वहाँ पे हमने फल खाए। मैं ये निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि दुनिया में इतने मीठे फल, वो चाहे अमरूद था, आम था, या और चीज़ें वहाँ की थी, इवन वहाँ का नारियल पानी जो हमने पिया, मैं सोचता हूँ कि इतनी मिठास, मतलब इतना मीठा कि उसमें वहाँ का समुद्री नमक डालना पड़ता है, तब आप उसको खा सकते हैं, नहीं तो आप खा नहीं सकते। तो वो अद्भुत फलाहार हुआ, और उसके बाद हम पहुँचे हालोंग बे। एक बहुत बड़ी खाड़ी है हालोंग बे। आप जब वहाँ पहुँचते हैं आपको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपका पूरा ग्रुप बनता है 30-35 लोगों का, और फिर आप नाव में सवार होते हैं, और वो जो स्वचालित नावें हैं उससे आपको करीब आधा घंटा जाने के बाद में आपका क्रूज आता है। तो हमारा विक्ट्री क्रूज था जिस पे हम सवार हुए। वहाँ जाते ही सबको एक एक नारियल पानी पिलाया गया, फिर हम अंदर घुसे। सबको 2 बेड वाला एक छोटा रूम वहाँ पर मिला, और उस दिन वहाँ पहुँचने के बाद में हमने लंच किया। लंच के बाद में हम एक टिटोक द्वीप पे हम पहुँचे। वो बहुत सुंदर द्वीप है, वहाँ सोंग सौत करके गुफाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं कि उसके अंदर हजारों लोग रह सकते हैं। तो वो देखी हमने। आप अभी वियतनाम की कौन सी गुफाओं में हैं भंवर जी? हम सुंगतोन केव में हैं, जो यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग केव है। ये 7-8 गुफाएं अभी तक अपन लोग देख चुके हैं जी। अगर भारतीय बीघे में मैं बात करूँ, हेक्टर में बात करूँ, तो ये अभी तक जो 8 जो पड़ाव अपन पार कर चुके हैं, तो ये अंदाजन कितने हेक्टर में या बीघे में होगा ये? मुझे लगता है कि क्योंकि कई सारी जो केव्स हैं वो अपने आप में ही 50-60 बीघे में हैं, और अब हम 7-8 पार कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1000 बीघे का एक मोटा मोटा अंदाज आप इनकी हिम्मत और इतिहास को प्रणाम करते हैं भंवर जी? निश्चित रूप से सलामे काबिल। नौका विहार का आनंद लिया, वो बहुत मजेदार था। ऐसा जैसे कोई चींटियां चल रही हो, इतनी नौकाएं ये जा रही है। कुछ लोग खुद से ही अपना वो कर रहे हैं, कुछ लोग इंजन वाली नौका में चल रहे हैं। मतलब तरह तरह की नौका, तरह तरह के लोग, तरह तरह के ग्रुप, और बड़ा आनंद। और मैंने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे वो द्वीप हैं, तो जगह है, उन पेड़ों पे बैठे हुए बंदर हमको देख रहे थे, और शायद वो सोच रहे होंगे कि ये बंदर कहाँ से आए, इतने सारे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और हम सोच रहे थे ये बंदर कहाँ से आए, लेकिन एक दूसरे को देखा हमने, और वो बहुत मजेदार अनुभव था। फिर हम लौटे उस रात, और उस रात जब हम विक्ट्री क्रूज पे थे, आधी रात को भयंकर पानी की आवाज से मेरी नींद जगी, और मैंने देखा कि समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और उन आवाजों को सुनना बहुत भयानक लगता है। आपको लगता है कि समंदर का पानी बढ़ जाएगा, आप इसी में अंदर रह जाएंगे। और मुझे उस दिन कबीर याद आए। कबीर अपने पद में कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल ही जल में समाना। मैंने कहा जल में ही समा जाएंगे। लेकिन अच्छा अनुभव था, एक डर के बावजूद भी उन आवाज़ों को सुनना, उससे रूबरू होना। फिर दूसरे दिन हम
और गुफाओं में देखने के लिए गए और दोपहर का भोजन करने के बाद में फिर हम वापस हालोंग बे का जो स्टेशन है जहाँ से गए थे वहाँ के लिए निकले नावों के जरिए, और नाव से वापस वहाँ पहुँचने के बाद फिर गाड़ियाँ दूसरी आई। हम सफ़र बदल गए लेकिन वही आरामदायक गाड़ियाँ बीच में रोकते हुए, और इस तरीके से हमारा दूसरा और तीसरा दिन हालोंग बे की खाड़ी में बीता। लेकिन समुंदर से जो अटखेलियाँ हैं, समंदर के साथ जो वक्त गुजारना है, वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था।